हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और उसको किस तरीके से हल करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम सिर्फ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जब भी कोई बहुपद दिया हुआ रहता है तो उसे हम बहुपद को px या rx या gx द्वारा सूचित करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बहुपद है px बराबर 3x² - x - 4। जिस बहुपद का शून्य निकालना हो उसके बराबर 0 पुट किया जाता है। यहाँ से पुट कर लेंगे बहुपद px बराबर 0। तो px का यहाँ से मान दिया हुआ है 3x² - x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से औठी पोठी गुना करके बीच वाला टर्म को लाया जाता है। तो यहाँ से 3x² इस x को लिख सकते हैं -4x + 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा 3x -4। अब यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये भी रह जाएगा 3x - 4 बराबर 0। अब 3x - 4 दोनों से कॉमन हो रहा है तो दोनों से 3x - 4 कॉमन कर लेंगे। यहाँ रह जाएगा x + 1 बराबर 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर 0 है। यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। तो यहाँ से x का 2 मान आया। एक x को हम मान लेते हैं अल्फा और x को मान लेते हैं बीटा, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है। सब मान लेते हैं अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बन गया कि शून्य ज्ञात करें। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है कि इसके शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करें। संबंध का मतलब एक बहुपद दिया रहता है तो इसका निकालना है कि मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल के जरिए इसे प्रूव करना है। तो पहले दिए गए बहुपद में निकालना है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ अल्फा का मान पहले से पता है 4/3 और बीटा का मान लेके आए हैं -1 बराबर b जो होता है x का गुणांक होता है। x का गुणांक है -1 है तो माइनस इंटू -1 और बटा में a। तो a का मान क्या है 3। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 + -1 और ये माइनस प्लस 1/3। इसे हल करेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर होगा 4 - 3 बराबर 1/3। यहाँ भी आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3, यानी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, यानी मूलों का योगफल जो हमने आंसर लाया उसमें जो मूल है उसका योगफल दिए गए द्विघात बहुपद के जो सूत्र है उसके जरिए जो मूलों का योगफल होता है दोनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया। इस तरह से हमें ये प्रूफ हो गया। इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब इसका गुणांक निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसके मूलों का जो गुणनफल होता है c/a होता है, कांस्टेंट टर्म बटा x² का गुणांक। यहाँ से अल्फा का मान निकाल चुके हैं 4/3 और बीटा के मान है -1। यहाँ से c का मान है कांस्टेंट यानी -4 और a का मान है 3। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा -4/3 बराबर -4 यहाँ भी हो गया LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमें हमारा जो मूलों का जो मूल प्राप्त हुआ उसका शुद्धिकरण हो गया, उसका सिद्ध हो गया कि उसके संबंध की सत्यता की जांच करना। तो जब भी किस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसे इसी तरह से बनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 है। यहाँ से मान लेते हैं इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए बोले लगातार संख्या है तो मानेंगे माना कि पहली संख्या, यहाँ से लिख लेंगे माना कि पहली संख्या
बराबर x और दूसरी संख्या जो होगा लगातार है तो इससे एक ज्यादा होगा, यानी x प्लस 1। अब बोल रहा है कि इसके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग का योगफल 365 है। इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसे हल करना है। यहाँ देख रहे हैं दो सब में कॉमन हो रहा है, तो दो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 882 बराबर 0। ये गुना हो जाएगा, भागा में 0 हो जाएगा। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब एक आ गया द्विघात समीकरण, या तो यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं या इसे औटी पोटी गुना करके तोड़ सकते हैं। यहाँ से 182 को इस तरह तोड़ो कि तोड़ जोड़ के कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। इसको फैक्टर कर लेंगे बगल में कहीं, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 182 के यहाँ से लगा सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा, एक 13 और एक 14 ग्रुप में, दोनों घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ दोनों से x प्लस 14 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से रहेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब दो नंबर को गुना करके 0 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर 0 है, यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से जाएगा x बराबर माइनस 14 और यहाँ से जाएगा x बराबर 13। यहाँ x का दो वैल्यू आया, हम किसी एक वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यहाँ पहले बोल रखा है कि हमको क्या चाहिए, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर नहीं लेना, इसलिए आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 13। तो बोल रहा है पहली संख्या, दोनों संख्या ज्ञात करते हैं, लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने x माना था तो x आ गया और x बराबर आ गया 13। उसी प्रकार लिख लेंगे दूसरी संख्या, है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 14। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। जे पूछ रहा है उसे मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से लिख लेंगे माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दे रहा है कि और यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तो वह समय कम लेती है। तो ये सोचने की बात है कि यदि कोई रेलगाड़ी पहले x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो समय थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना चाल को बढ़ाया तो समय कम गया। यानी जितना भी जिक्र हो रहा है, समय पर जिक्र हो रहा है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जब वह इतना की स्पीड से चल रहा था तो उसे कितना समय लगा होगा, और जब वो अपना चाल बढ़ा लिया x प्लस 5 कर लिया तो उसको फिर कितना टाइम लगा। फिर दोनों टाइम को डिफरेंस कर देंगे, बराबर क्या लिखा जाएगा, एक। वहां से हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस पर क्वेश्चन आए, रेलगाड़ी पर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमको टाइम निकालना है और टाइम का डिफरेंस लेना है। यहाँ से लिख लेंगे रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और कहना है कि जब उसकी चाल क्या हो, बढ़ जाए। तो जब उसकी चाल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। लिखेंगे रेलगाड़ी की नई चाल, तो उसका नई चाल क्या हो जाएगा, लिख लेंगे। तो नई चाल हो जाएगा x प्लस
5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी चलना क्या था 360 किलोमीटर। तो जब वह 360 किलोमीटर x के स्पीड से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी है 360 किलोमीटर, पहला गया चाल कितना x के स्पीड से, तो पहले इतना समय लगा होगा। लेकिन जब वो अपनी चाल को क्या किया x + 5 बढ़ा दिया, दूरी तो कांस्टेंट है, तो चाल बढ़ गया तो समय घट जाएगा। तो यहाँ से दूरी चलना फिर कितना चलना 360 किलोमीटर, और चाल कितना भी है x + 5 है, तो चाल बढ़ गया x + 5, तो टाइम कम लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस फिर कितना आएगा 1 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह से 360 बटा x और माइनस 360 बटा x + 5, अब बराबर कितना रहेगा। जब 360 किलोमीटर की दूरी x के स्पीड से तय किया तो कुछ इतना समय लगेगा, और जब उसकी चाल बढ़ गया तो इतना लगेगा। अब दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ था, दोनों टाइम का डिफरेंस लिख के बराबर क्या लिखना है 1। अब इसको ऐसे हल कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा x × x + 5, तो यहाँ x कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 360 × x + 5 माइनस x + 5 कट जाएगा, यहाँ से रहेगा 360 × x बराबर 1। ऊपर से 360 क्या हो रहा है कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर से 360 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से रह जाएगा ऊपर में x + 5 और माइनस x, और नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस 5x बराबर 1। यहाँ x कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 360 × 5 और नीचे में हो जाएगा x² + 5x बराबर 1। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800 और नीचे हो जाएगा x² + 5x बराबर 1। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 5x बराबर 1800। इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 को तोड़ के लाना है कितना 5x, तो इसके लिखेंगे x² प्लस, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 45x माइनस 40x बराबर आएगा 5x और माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45 बराबर 0। अब x + 45 दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा x - 40 बराबर 0। दो नंबर को गुना करके 0 आ रहा है, तो दोनों बराबर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x + 45 बराबर 0 और x - 40 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -45 और यहाँ से x बराबर 40। तो यहाँ से दो मान होगा, जो ट्रेन का चाल कभी निगेटिव नहीं होता है, तो जब निगेटिव नहीं होता है इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे, सिर्फ आंसर क्या लेंगे प्लस। तो यहाँ से ट्रेन की जो औसत चाल है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 मीटर चौड़ी एवं 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। यानी एक नहर है, उस नहर में पानी चल रहा है, तो पानी की जो रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पानी से खेत की सिंचाई हो रहा है। उस खेत में जो पानी है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी चाहिए, तो कितने भाग एरिया को वह सिंचाई कर पाएगी, वही निकालना है। कहने का मतलब जो भी भाग का सिंचाई हो रहा है, मैंने एक यदि आयताकार भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि आयताकार जो खेत है उसका सिंचाई अगर हो रहा होगा तो निकालना है उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या है। हमें हाइट दे रखा है, तो सबसे पहले हमको एरिया निकालने के लिए पता होना चाहिए कितना पानी खेत में आया, तो कितना पानी खेत में आया, कितना समय तक आया। यहाँ से निकालना है कि
6 मीटर चौड़ी एवं 1.5 मीटर गहरी एक नहर है जिसमें पानी की जो रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटा में पानी कितना दूर चलता है? 10 किलोमीटर। तो निकालना है कि 30 मिनट में वो पानी कितना दूर कवर कर पाएगा, कितना पानी आएगा। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कि जब ये 1 घंटा चलता है तो कितना पानी कंज्यूम करता है, यानी कितना पानी को इकट्ठा करता है। तो लिख लेंगे नहर की लंबाई, यहाँ से नहर की चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है, चौड़ाई को हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो नहर की चौड़ाई यानी बी बराबर 6 मीटर है और उसकी गहराई यानी गहराई मतलब ऊंचाई यानी एच बराबर 1.5 मीटर। तो इसकी लंबाई पता करना है, नहर की लंबाई क्या है। तो नहर की लंबाई यहाँ से पता चलेगा। ये जो पानी का रफ्तार दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहने का मतलब 1 घंटा में नहर में पानी कितना दूर दौड़ता है? 10 किलोमीटर दौड़ता है। यानी 1 घंटा में जितना भी पानी होगा नहर में पानी होगा, तो निकालना होगा कि 1 घंटा में नहर कितना पानी को फेंका बाहर। उससे हमको फिर निकालना पड़ेगा कितना, 30 मिनट में निकाल लेंगे कितना पानी दिया। तो पहले निकालो कि नहर की लंबाई क्या है। तो नहर की लंबाई कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में जो दूरी कवर करेगा वही उसका क्या होगा? नहर की लंबाई होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे नहर की लंबाई यानी एल बराबर 10 किलोमीटर होगा। अब देख रहे ऊपर मीटर में, इसको मीटर में कर लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर, 109 और बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। अब निकालना पड़ेगा कि 1 घंटा में नहर का कितना पानी आया, यानी कहने मतलब पानी का आयतन। यहाँ से लिखेंगे 1 घंटे में नहर द्वारा बहाए गए पानी का आयतन। तो नहर यहाँ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो यहाँ से लगा सकते हैं कि घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? एल बी एच। यहाँ से एल के मान दे रखा है 6 मीटर, बी के मान 6, एल के मान कितना? 10,000 और बी के मान 6 है और एच का मान 1.5 है। तो एक शून्य से दशमलव कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 15 छक 90 पर क्या शून्य 3 शून्य, यानी कहने का मतलब जो 1 घंटा में है नहर इतना पानी देगा, इतना मीटर क्यूब। तो 1 घंटा में पानी का जो आयतन इतना है, हमें निकालना है कुछ आधा घंटा पानी चाहिए। यहाँ से लिख लेंगे इसीलिए 30 मिनट में नहर द्वारा बहाए गए पानी का आयतन। तीस मिनट में नहर द्वारा बहाए गए पानी का आयतन, इसका आधा हो जाएगा। 1 घंटा में इतना, तो आधा घंटा में कितना हो जाएगा? 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4500, 45,000, ये 90,000 ने, इसका आधा कितना हो जाएगा? 45,000 मीटर क्यूब। अब यह सारा पानी खेत में जा रहा है, तो चूंकि खेत आयताकार है, तो आयताकार खेत है, पानी उसमें जा रहा है, तो वो भी एक जैसी पानी उसमें भरेगा तो धीरे धीरे वो एक घनाभ का रूप धारण कर लेगा। निकालना है कि उसकी कितना एरिया को सिंचाई कर पाया। यदि हमको हाइट दिया हुआ कि जो खेत में पानी होना चाहिए उसकी लंबाई ऊंचाई कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख लेते हैं सिंचाई किए गए भाग की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसे सिंचाई किए गए भाग में पानी का आयतन। सिंचाई किए गए भाग में पानी का आयतन।
तो जितना पानी आधा घंटा में आया उतना ही पानी खेत में जाएगा, तो बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 45,000। अब खेत में पानी आया तो खेत का आयतन निकालेंगे, तो खेत का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना एच बराबर 45,000। यहाँ से हमको एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया हो जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं एरिया, यानी क्षेत्रफल। और हाइट दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 सेंटीमीटर है, यहाँ डाटा मीटर में था तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे तो कितना से भागा दे देंगे, 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा और बराबर 45,000। तो ये इसको इधर ले आते हैं, यहाँ से एरिया बराबर यहाँ से हो जाएगा 45,000 और गुना 100 और पूरी के बटा में 8। इसको यहाँ से हल कर लेंगे तो काट लेंगे, तो यहाँ से 2 चौ 8 और 25 चौ 100। आइए देखते हैं, इसको यहाँ से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यहाँ से 25 से 25 से कि 5 बकियात में 12 हो जाएगा और 25 चौ 100, 100 और 12 कितना हो जाएगा 112 पर 000 और पूरी के बटा में 2 हो जाएगा। 2 से इसको भागा करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। इस तरह से खेत का जो एरिया है ऐसा हो गया 5,62,500 वर्ग मीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और टावर के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आया है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे क्वेश्चन को हल करते जाना, आराम से बन जाएगा। तो पहले बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, तो 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लंबाई ये भी बराबर 7 मीटर दे रखा है। बिल्डिंग जमीन पर होगा, मान लेते ये जमीन है। बोल रहा है कि इसके शिखर से एक केबल टावर है, टावर यानी वोडाफोन है, तो यहाँ एक टावर लगा देते हैं वोडाफोन। मान लेते हैं सीडी क्या है, एक टावर है। देखो अरे पॉइंट एस, अब बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बैठ करके इसके शिखर को देखता है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंख पर जो भी कोण बनता है उसको उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ से ये बंदा ऊपर देख रहा होगा तो इसके आंख पर जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री है। यानी कहने का मतलब वह व्यक्ति जो भी बिल्डिंग पर खड़ा है, पहले टावर के शिखर को देखा तो पाया कि उसकी आंख पर 60 डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री कोण बना है। और जब वह यहीं से मुड़कर उसके टावर के आधार को देखता है, यानी टावर के जड़ को देखता है, तो पाता है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कहने मतलब जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारे आंख पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। तो उसका आंख पर यहाँ कोण बन रहा होगा, ये कोण बना है कितना 45 डिग्री। तो निकालना इस मीनार की सॉरी इस केवल टावर की ऊंचाई क्या है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। अगर ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी क्या होगा 45 डिग्री। अगर यहाँ ए बी बराबर 7 मीटर है तो यहाँ से डी ई भी कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी हो जाएगा 7। टोटल लंबाई अगर मान लेते हैं, टोटल लंबाई अगर h है, टोटल अगर h है तो फिर ये कितना रह जाएगा h माइनस 7। अब यहाँ से पहले यहाँ से लिख लेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, तो लिख लेंगे माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर और उसके आधार का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है तथा टावर की ऊंचाई h मीटर है। इतना पहले लिख लेना है, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि क्या लिख देते हैं, यहाँ से लिखेंगे माना कि बिल्डिंग की ऊंचाई
AB बराबर 7 मीटर तथा बिल्डिंग के शिखर से टावर के शिखर और आधार का अवनमन कोण शिखर से टावर के शिखर और आधार का उन्नयन एवं अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है तथा टावर की ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABD में, यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल ABD में लगा देंगे यहाँ tan 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर यहाँ से हो जाएगा AB बटा BD। यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा BD। tan 45 वन होता है, AB का मान 7 है और बटा में BD। यहाँ से हो जाएगा BD बराबर 7 मीटर। जब यहाँ से ये BD हो गया 7 मीटर, तो चूंकि BD बराबर AE हो जाएगा तो AE भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ से आगे लिखेंगे ट्रायंगल ACE में, लिख लेंगे ट्रायंगल ACE में, इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा CE बटा AE। tan 60 √3 होता है, CE का मान h - 7 है और AE का मान 7 है। इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 7 √3 बराबर h - 7, -7 रहेगा +7। यहाँ से हो जाएगा h बराबर 7 √3 +7, यानी h बराबर 7 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा √3 + 1, यानी यहाँ से जो टावर है उसकी ऊंचाई क्या आ जाएगा 7 × 3 + 1। यहाँ से √3 का मान पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से h बराबर 7 इंटू इसका मान रख लेते हैं 1.7 + 1। यहाँ से h बराबर 7 इंटू हो जाएगा 2.7, इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ से h बराबर 7 × 49 और 7 × 14 4 18.1 का क्या मान आ जाएगा। इसको लगभग मान सकते हैं 19 या इतनी छोड़ सकते हैं। ये h बराबर 18.8 मीटर, 18.9 मीटर।